साहूकार का कर्ज। मैं राधिका अक्सर ही शाम को जब पार्क में सैर करने के लिए जाया करती थी तो हर शाम पार्क में बेंच पर बैठे शर्मा अंकल को देखा करती थी। उनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी होगी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल, आंखों पर एक मोटा सा चश्मा और चलने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था। शायद से उनके घुटनों में दर्द भी रहता था। वो अक्सर ही अपने हाथों से अपने घुटनों को मसलते रहा करते थे। मैं आते जाते अंकल को नमस्ते जरूर किया करती थी। अंकल बड़े ही प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया करते थे और हमेशा मुझसे मेरा हालचाल पूछा करते थे। मैंने इतने वक्त से कभी अंकल के पास किसी को भी बैठे नहीं देखा था। पता नहीं उनका परिवार था भी या नहीं। एक दिन जब मैं पार्क में घूम रही थी तब मैंने देखा कि आज शर्मा अंकल पार्क में नहीं थे। अक्सर जिन लोगों से वो बात किया करते थे तो मैंने उनसे शर्मा अंकल के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी तबीयत जरा खराब है, इसलिए वो पार्क में नहीं आए हैं। मैंने वापस से अपना वॉकिंग करना शुरू कर दिया। तकरीबन एक हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक शर्मा अंकल मुझे पार्क में दिखे नहीं थे। पता नहीं क्यों, पर अंदर ही अंदर मुझे उनकी चिंता सी होने लगी थी और मेरी अंतरात्मा बोल रही थी कि एक बार जाकर मुझे जरूर शर्मा अंकल से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। कहीं उन्हें मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। मानो जैसे एक बेटी के दिल में अपने पिता की चिंता होती है, कुछ ऐसा ही मेरे दिल में शर्मा अंकल के लिए आ रहा था। कुछ लोगों से बातचीत करके मैंने शर्मा अंकल के घर का पता निकाला। शर्मा अंकल का घर पार्क के करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था और हैरानी की बात यह थी कि शर्मा अंकल हर दिन इतनी दूर अपनी लाठी के सहारे चलकर आते थे, क्योंकि बुढ़ापे में तो 10 कदम चलना भी 100 कदम चलने के बराबर जैसा था। मैंने अपनी पार्क के बाहर खड़ी हुई व्हाइट एक्टिवा को किक मारकर चालू किया और पहुंच गई शर्मा अंकल के घर के बाहर। जैसे ही मैं स्कूटी से उतरकर शर्मा अंकल के घर का गेट खटखटाने लगी तो गेट पर बहुत ज्यादा मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे काफी समय से घर के बाहर किसी ने सफाई ही नहीं की। मैंने गेट खटखटाया। अंदर से खांसते हुए शर्मा अंकल ने बाहर कौन है ये सवाल किया। मैंने अपना नाम लिया और शर्मा अंकल ने मुझे भीतर आने के लिए कहा। मैंने अपने हाथ से दरवाजा खोला। सामने का नजारा बड़ा ही दर्दनाक सा था। शर्मा अंकल का घर पूरे तरीके से अस्त व्यस्त था। उनके घर में सोने के लिए बेड भी नहीं था। वो बेचारे जमीन पर ही गद्दा बिछाकर लेटे हुए थे और शायद तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ठंड महसूस हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने एक गंदी मैली पुरानी सी चादर को अपने ऊपर लिया हुआ था। मैंने शर्मा अंकल से उनकी तबीयत का हालचाल लिया तो उन्होंने बताया कि पहले उन्हें बुखार था और उसके बाद उनके घुटनों का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो पार्क नहीं आ पा रहे थे। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि शर्मा अंकल के घर में उनके अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। बातों ही बातों में मेरी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई, जिसमें शर्मा अंकल शायद अपने परिवार के साथ खड़े थे। परिवार में उनके साथ एक बुजुर्ग महिला, 2 जवान आदमी, औरत, एक छोटा बच्चा था। मैंने उस फोटो की तरफ इशारा करके शर्मा अंकल से उनके बारे में पूछा। उस फोटो को देखकर शर्मा अंकल थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस तस्वीर के पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है। पास में रखे हुए एक मटके से मैंने अंकल को एक गिलास पानी दिया और अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। शर्मा अंकल ने धीरे धीरे
मुझे बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से ऐसे अकेले नहीं थे, पर एक शाहूकार के कर्ज के चलते आज वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बिल्कुल अकेले हो गए थे। वो उनके जीवन का ऐसा कर्ज था जिसके चलते उनका परिवार उनसे बिछड़ गया था। शर्मा अंकल की बातें सुनकर मेरा मन अब सारी बातें जानने को बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, पर सब कुछ पूछने से पहले मुझे शर्मा अंकल को दवाई देनी थी, क्योंकि वो अकेले थे। तो इस वजह से इतने दिनों से उनकी किसी ने देखभाल भी नहीं की थी। मैं कुछ बनाने के लिए शर्मा अंकल के घर गई तो देखा कि राशन के डब्बे तो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और वहां पर मकड़ी का जाला लगा हुआ है, जैसे बहुत टाइम से किसी ने वहां कुछ न बनाया हो। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा दिल ये सोच सोच कर बैठा जा रहा था कि आखिर इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। मैंने पास के किराने की दुकान से खिचड़ी बनाने का सामान लिया और कुछ बर्तनों को साफ करके अंकल को खिचड़ी बनाकर दे दी। इसके बाद मैंने उन्हें उनकी दवाई दी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस होने लगी। मैंने फिर से उनसे तस्वीर वाले लोगों के बारे में बताने को कहा। शर्मा अंकल ने बताना शुरू किया कि तस्वीर में मौजूद वो बुढ़िया उनकी धर्म पत्नी है, जिसका नाम सुमित्रा है, और जो जवान आदमी और औरत है वो उनकी बहू बेटा है, और वो छोटा सा बच्चा उनका पोता है। 10 साल पहले शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रहने के लिए आए थे। उनका पूरा परिवार यहां आकर बहुत खुश था। सभी लोगों में आपसी प्रेम की कोई कमी नहीं थी। शर्मा जी की धर्मपत्नी सुमित्रा शर्मा एक बहुत ही नेक औरत थी। शर्मा जी के पास बहुत धन दौलत थी, जिस वजह से उनके कई रिश्तेदार उनसे काफी जला करते थे। शर्मा जी का एक भाई था जिसका नाम निकेतन था। निकेतन को हमेशा से ही जुआ खेलने, दारू पीना, इन सब की बुरी आदत थी। इन्हीं बुरी आदतों के चलते निकेतन की शादी भी नहीं हुई थी और काफी उम्र हो जाने पर भी वो अभी तक अकेला ही था। सुमित्रा और घर के सभी लोग हमेशा ही शर्मा अंकल को उनकी मदद करने के लिए मना किया करते थे, पर अपने छोटे भाई पर तरस खाकर शर्मा जी अपने पूरे परिवार से छुप छुप कर निकेतन को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करते थे। एक रोज ऐसे ही सुमित्रा ने शर्मा जी को निकेतन को पैसे देते हुए देख लिया था। उस दिन सुमित्रा और शर्मा जी के घर में काफी बहस हुई थी। शर्मा जी के बेटे अभिनव और बहू अंजलि ने जैसे तैसे करके घर के कलेश को शांत करवा दिया, पर निकेतन का अभी भी छुप छुप कर शर्मा जी से पैसे मांगना चालू ही था। शर्मा जी ने बताया कि एक दिन जब वो घर पर अकेले थे, तब निकेतन उनके पास रोता हुआ आया। निकेतन के माथे से खून बह रहा था। शायद उसके कुछ लोगों से हाथापाई हो गई थी और उन लोगों ने निकेतन को काफी मारा था। निकेतन हाथ जोड़कर शर्मा जी से लाखों रुपए मांगने लगा। शर्मा जी के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अपने भाई को वो ऐसे मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। निकेतन ने बताया कि वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गया है। अगर शर्मा जी खुद पैसे नहीं देना चाहते तो वो किसी बड़े आदमी से उसे कर्ज दिलवा दे। वो उनकी पाई पाई कर सारा कर्ज चुका देगा और अब से कोई गलत काम नहीं करेगा। निकेतन को गिड़गिड़ाता देख शर्मा जी का दिल पिघल गया और वो निकेतन को लेकर एक बड़े साहूकार के पास पहुंच गए, जहां से शर्मा जी ने अपनी गारंटी पर साहूकार से निकेतन को लाखों का कर्ज दिलवा दिया। केवल 1 से 2 महीने तक तो निकेतन सीधा साधा बनकर साहूकार को उसके कर्ज का ब्याज देता रहा
पर उसके बाद निकेतन शहर छोड़कर फरार हो गया। अपना ब्याज समय पर न मिलने की वजह से साहूकार को बड़ा गुस्सा आ गया था और वो एक दिन गुस्से में शर्मा जी के घर जा पहुंचा, जहां जाकर उसने शर्मा जी के परिवार वालों को सारा सच बता दिया। साहूकार ने बताया कि पिछले 4 महीने से उसे उसके कर्ज के ब्याज का पैसा नहीं मिला है। ये बात सुनकर शर्मा जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो उसी पल हार्ट अटैक का शिकार हो गए। इस दौरान उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। जितने दिन शर्मा जी अस्पताल में रहे, लगभग सारी जमा की हुई पूंजी शर्मा जी के इलाज पर खर्च हो गई। दूसरी तरफ साहूकार ने भी अपने ब्याज के लिए उनके पूरे परिवार को बहुत सताया। अभिनव जो कमाई कर रहा था उससे ना तो शर्मा जी की दवाइयां पूरी हो पा रही थी और ना ही साहूकार का ब्याज पूरा हो पा रहा था। धीरे धीरे कर इन्हीं बातों से उनके घर में अनबन होने लगी थी। इतना सब बताते बताते शर्मा जी की आंखों से न जाने कितने आंसू गिर गए थे। मैंने उनका हाथ थामा और बोला कि समझ लीजिए कि मैं आपकी बेटी ही हूं, बाकी लोगों की तरह आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप धैर्य रखकर मुझे सारी बातें बताइए। मैंने उनकी आंखों से बहते वो खड़े आंसू साफ किए। उनका दर्द मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी। उन्होंने बताना शुरू किया कि काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उनके पैरों ने काम करना शुरू कर दिया, पर साहूकार के उस कर्ज की वजह से अब उनके परिवार में तनाव का माहौल बन गया था। हर दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों बिना किसी की सलाह के शर्मा जी ने निकेतन को लाखों का कर्ज दिलवा दिया था। अभिनव ने अपने आप को इस कर्ज के ब्याज से मुक्त करने के लिए माता पिता से अलग होने का फैसला कर लिया। शर्मा जी और सुमित्रा ने अभिनव और अंजलि को बहुत समझाया, पर दोनों ने उनकी एक न मानी और आखिरकार वो हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़ उनसे बहुत दूर चले गए और मुड़कर फिर कभी उन्होंने शर्मा जी को और सुमित्रा आंटी को नहीं देखा। अपने बेटे के गम में आंटी का रो रोकर बुरा हाल हो गया था और दूसरी तरफ हर दिन साहूकार कर्ज पर दी हुई रकम के लिए उनके घर के बाहर चक्कर काट रहा था। समय पर मूल और ब्याज न मिलने के कारण साहूकार हर दिन आकर मोहल्ले भर के सामने शर्मा जी का खूब तमाशा बना रहा था। एक तरफ बेटे के जाने का गम और दूसरी तरफ मोहल्ले भर में होने वाली ये बदनामी सुमित्रा आंटी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक रात को वो ऐसा सोई कि सुबह में उठी ही नहीं और सीधा भगवान के घर चली गई। शर्मा जी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर तो मानो जैसे मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे कि आखिर क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसने अपनी आंखों के आगे ही इतना कुछ होते देख लिया। मैंने शर्मा अंकल के दोनों कंधों को कसकर पकड़कर उन्हें अपने आप का एहसास दिलाना चाहा। इससे आगे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का दाह संस्कार भी अकेले ही किए। उनका बेटा अपनी मां की मौत पर रोने तक नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक साहूकार के कर्ज के चलते कि कहीं फिर से साहूकार के उस कर्ज को उतारने में अभिनव को अपने पैसों का हिस्सा न देना पड़ जाए। आंटी के जाने के बाद से शर्मा अंकल ने खुद को अकेले संभाला। उन्होंने अपनी इस उम्र में भी कभी ढाबे पर बर्तन धोए, कभी लोगों के घरों का कूड़ा कचरा उठाया, तो कभी न जाने कैसे कैसे काम करके थोड़े थोड़े पैसे कर साहूकार को देने शुरू किए। लेकिन लाखों का कर्ज ऐसे छोटे छोटे कामों से कहां उतरने वाला था। फिर भी शर्मा अंकल हर दिन कोशिश करते जा रहे थे और साहूकार को उसके कर्ज का पैसा देते चले जा रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। यकीन नहीं हो रहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं,
वो बच्चे ऐसे अपने माता पिता को कैसे छोड़ सकते हैं? माता पिता अपने बच्चों की हर गलती माफ करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की कोई गलती माफ नहीं कर सकते। मैंने शर्मा अंकल को हौसला दिया और मैंने उनसे वादा किया कि उनका ये कर्ज अदा करने में मैं उनकी मदद करूंगी। मेरी बात सुन शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझसे पैसे लेने से मना कर दिया। इसके आगे जो उन्होंने कहा वो सुनकर तो मानो जैसे मेरा दिल निकल के बस मेरे मुंह को ही आ गया था। उन्होंने बोला कि साहूकार के कर्ज के चलते मैं एक और जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी एक बेटी मिली है। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को खो सकूं। इन शब्दों ने मेरे दिल से लेकर मेरे मन तक तृप्ति की हर भावना को समाप्त कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि माता पिता के प्यार से बढ़कर जीवन में कोई मोह माया नहीं है। ये सारा सच शर्मा जी से जानने के बाद आखिरकार मैंने उस साहूकार का भी पता निकाला और कर्ज की कितनी रकम बाकी है इस बारे में पता किया। मेरे पास खुद की कमाई से बनाए हुए सोने के गहने पड़े हुए थे। मैं बिना एक पल सोचे उन गहनों को एक सुनार को बेचकर काफी पैसे ले आई और सारे पैसे बिना शर्मा अंकल को बताए उस साहूकार को दे दिए और उनसे यही कहने के लिए कहा कि अब वो शर्मा अंकल से बस इतना कहें कि आपने उनका बचा हुआ सारा कर्जा माफ कर दिया है। साहूकार ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जब शाम को मैं शर्मा अंकल जी से मिलने उनके घर पहुंची तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया। उनके चेहरे पर उस दिन वो जो सुकून भरी मुस्कुराहट मैंने देखी वो मेरे लिए किसी बंजर जमीन में खिले फूल से कम नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि साहूकार ने उनका कर्जा माफ कर दिया है। उनकी खुशी में मैं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। अब शर्मा अंकल फिर से स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने पार्क में आना शुरू किया और हर रोज पहले की तरह सुबह शाम मैं उनसे मिलती और उनसे खूब बातें करती। शायद अब शर्मा जी खुलकर सांस ले पा रहे थे, क्योंकि उनके जीवन में साहूकार के कर्ज से बड़ा उनके परिवार को खो देने का कर्ज जो उनके दिल पर था, शायद वो हल्का हो गया था। मैंने उनकी बेटी बनकर उनका खूब साथ दिया और साहूकार को उसका सारा कर्ज दिया। आज शर्मा अंकल को गए साल 2 साल हो गए, पर आज भी मुझे उनकी वो कहानी याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और मेरा दिल बस यही कहता है कि ऐसा कर्ज जो अपनों के बीच ही नफरत की दीवार पैदा कर दे, वो कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, फिर वो चाहे साहूकार का हो या अपनों को खो देने का हो।